हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। देखिए, एक लॉ एस्पिरेंट के दिमाग में काफी सारी क्योरीज आती है जिसको क्लैट पॉइंट अपने वीडियोस के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करता है। और इस वीडियो के थ्रू आज हम लोग इस वीडियो में एक और क्वेरी का जवाब जानेंगे जो कि एक लॉ स्टूडेंट के दिमाग में जरूर आती है। और क्यूरी ये है कि मान लीजिए एक लॉ स्टूडेंट है, उसको लॉ डिग्री परस्यू करनी है और लॉ करने के बाद उसका मन ना ही कॉर्पोरेट लॉ में जाने का है, ना ही उसको जज बनना है, बल्कि उसको लिटिगेशन करना है, मतलब एक लिटिगेटर बनना है, लॉ प्रैक्टिस करना है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो वो लॉ स्टूडेंट है वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो कि लिटिगेशन में उतरता है तो उसके लिए ग्राउंड रियलिटी क्या है वहां पे। क्योंकि आप कई बार सुने होंगे कि लिटिगेशन में फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, मुश्किल होता है सर्वाइव करना, कमाई नहीं होती है, बहुत सारी चीजें आप सुने होंगे। लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको हमारे कोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्लैट यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट यूजी 2024 एवेंजर बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप क्लैट यूजी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट यूजी 2025 विजेता बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज की प्राइसेस काफी ज्यादा रीजनेबल है। एवेंजर बैच की प्राइस आपको मात्र 17,999 पड़ जाएगी। इसके अलावा जो विजेता बैच है 2025 वाला बैच, उसकी प्राइस आपको मात्र 32,999 पड़ जाएगी। इन दोनों ही कोर्सेज में आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखने को मिलेंगी जिसको आप कभी भी अपने सुविधा अनुसार देख सकते हो। इसके अलावा आपको 24/7 पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाली है। और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। और आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो डिलीवरी के थ्रू आपके डोर स्टेप तक पहुंचा दिए जाएंगे। और इसके अलावा और भी काफी सारे फीचर्स हैं इन कोर्सेस में, प्राइस भी काफी रीजनेबल है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। हमारी क्लैट पॉइंट ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर अस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए, ये जानने से पहले कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर को हार्डशिप फेस करनी पड़ती है या नहीं, या करनी पड़ती है तो कितनी फेस करनी पड़ती है और उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये सब जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर होता क्या है। तो देखिए, हम लोग फर्स्ट जनरेशन लॉयर उस लॉयर को कहते हैं जो अपनी फैमिली का सबसे पहला लॉयर होता है। मतलब उसकी फैमिली में कोई एग्जिस्टिंग मेंबर ऐसा नहीं है जिसके पास पहले से लॉ की डिग्री है या पहले से लॉयर है या कोई प्रायर लीगल नॉलेज है। मतलब ऐसा पर्सन जो कि एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जहां पे कोई भी ऐसा एग्जिस्टिंग मेंबर नहीं है जो कि पहले से लॉ करा हो और फिर ये पर्सन बाद में जाके लॉ करता है 3 ईयर या फिर 5 ईयर थ्रू क्लैट, एलेट या कोई प्राइवेट कॉलेज से या कोई लोकल कॉलेज का उनकी सिटी का, और बाद में जाके वो अपने फैमिली के पहले लॉयर बनते हैं। तो इनको हम लोग फर्स्ट जनरेशन लॉयर कहते हैं। और बात रही कि ये जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हमारे जो होते हैं, क्या जब ये लिटिगेशन करने जाएंगे तो क्या इनको काफी सारी हार्डशिप्स फेस करने को मिलेंगी? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, हाँ। आपने भी ये चीज कई बार सुनी होगी, कई लोगों से सुनी होगी। तो ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, आप लिटिगेशन करने जाओगे तो आपको शुरुआत के 4-5 साल, जो कि एक यूजुअल टाइम होता है जो लगता है आपको लिटिगेशन में एस्टेब्लिश होने के लिए, काम सीखने के लिए, और ये जो 4-5 साल का जो ड्यूरेशन है, इसके बीच एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को काफी सारी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। अब चलिए, हम लोगों ने ये तो जान लिया कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर कौन होते हैं और ये भी जान लिया कि हाँ, उनको हार्डशिप फेस भी करनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों है कि ये जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होता है उसको हार्डशिप फेस करनी पड़ती है? तो देखिए, ये जानने से पहले कि एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को लिटिगेशन में क्यों हार्डशिप फेस करनी पड़ती है, इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो हमारे नॉन फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं, मतलब ऐसे लॉयर जिनकी फैमिली में पहले से ही कोई मेंबर, वो मम्मी हो सकती है उनके, वो पापा हो सकते हैं उनके, वो दादा चाचा कोई भी हो सकते हैं उनके फैमिली के, वो पहले से लॉयर होते हैं। तो उनको ऐसे कौन कौन से एडवांटेजेस या फायदे मिलते हैं जो कि एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को नहीं मिल पाते हैं, वो जानना ज्यादा जरूरी है पहले। फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर को क्यों हार्डशिप फेस करनी पड़ती है और कितनी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। तो देखिए, जो नॉन फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं उनको काफी सारे एडवांटेजेस, फायदे मिलते हैं क्योंकि उनकी फैमिली में एग्जिस्टिंग मेंबर ऐसा कोई होता ही होता है जो लॉयर होता है, जिनका पहले से खुद का क्लाइंट बेस होता है, उनके खुद के ऑफिसेस होते हैं, और प्लस जो फैमिली में पहले से लॉयर है वो आने वाले मेंबर को जो कि लॉ करके आया है उसको काफी ज्यादा अच्छे से गाइडेंस भी प्रोवाइड कर देता है। और इस सब चीज का फायदा इस फैमिली के नेक्स्ट जनरेशन लॉयर को काफी ज्यादा मिलता है। और ये जो नॉन फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं इनको इनफैक्ट लॉ स्कूल में अपनी लॉ डिग्री की
कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले काफी ज्यादा लॉ से रिलेटेड चीजों का पहले से आइडिया रहता है, क्योंकि इनकी जो फैमिली में पहले से जो लॉयर होते हैं इनको गाइड करते रहते हैं। इसके अलावा जो रिसोर्सेस होते हैं जैसे लीगल डेटाबेस हो गया, लीगल रिसर्च टूल्स हो गए, इन सब का भी एक्सेस एक नॉन फर्स्ट जनरेशन लॉयर के पास होता है। और इसके अलावा जो मैंने आपको क्लाइंट बेस वाली बात बताई, तो उस चीज का भी काफी ज्यादा फायदा मिलता है ये नॉन फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को, क्योंकि इनको क्लाइंट ढूंढने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। और इसके अलावा जो लीगल प्रैक्टिस करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है वो भी इनको काफी पहले से सीखने को मिल जाती है, जैसे कि कोर्ट्स में कैसे आर्ग्यू करना है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कैसे चलती है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी होती है, ये सब इनको काफी पहले से सीखने को मिल जाता है। तो अगर कोई एक ऐसा लॉ स्टूडेंट है जिसके पिताजी पहले से एक एस्टैब्लिश्ड अच्छे लॉयर हैं, तो उस बच्चे को लॉ कंप्लीट करने के बाद पहले से ही एक सेट ऑफिस, सेट क्लाइंट बेस और डे वन से कोर्ट्स में आर्ग्यू करने के लिए केसेस मिल जाते हैं और स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। तो अब आपको एक अच्छा सा आइडिया लग गया होगा कि अगर एक लॉ स्टूडेंट ऐसा है जिसके घर में पहले से ही कोई एस्टैब्लिश्ड अच्छा लॉयर है, तो उसको कितने सारे एडवांटेजेस, फायदे मिलते हैं, इस चीज का आपको अंदाजा लग गया होगा। और यही जो मैंने आपको बताया कि ये फायदे, ये चीजें एक नॉन फर्स्ट जनरेशन लॉयर को मिलता है, यही सारी चीजें एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि एक सेट ऑफिस हो गया, सेट क्लाइंट बेस हो गया, रिसोर्सेस हो गए, ये सब एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को नहीं मिल पाती है। ना ही उनको कोई गाइड करने वाला होता है, उनको सब कुछ खुद से ही सीखना पड़ता है। और यही सब सीखने में और अपना मतलब रेपुटेशन बनाने में, क्लाइंट बेस सेट करने में, बनाने में फर्स्ट जनरेशन लॉयर को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। और इसीलिए 4-5 साल उसके शुरुआत के लग जाते हैं सिर्फ सीखने और चीजें एस्टेब्लिश करने में। और इसीलिए कहा जाता है कि एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए लिटिगेशन में काफी ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और यही मेहनत एक नॉन फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए बच जाती है। अब चलिए, हम लोगों ने ये तो जान लिया कि हाँ, फर्स्ट जनरेशन लॉयर को हार्डशिप तो फेस करनी पड़ती है, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि क्या क्या हार्डशिप्स उनको फेस करनी पड़ती है। अब देखिए, पहली हार्डशिप तो ये है कि ये जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं इनको सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। उनको खुद से ही अपना क्लाइंट बेस बनाना पड़ता है। इसके अलावा कोर्ट्स कैसे वर्क करती हैं या लीगल प्रोफेशन के क्या इन्स और आउट्स हैं, ये सब उन्हें खुद से जानना पड़ता है। अब इसके बाद जो दूसरी हार्डशिप है वो है लैक ऑफ कैपिटल। अब देखिए, ये जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं ना, इनको खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट 4, 5, 6 ईयर्स, क्योंकि इस पीरियड के दौरान उनकी खुद की इनकम होती नहीं है और उनको चीजें सीखनी होती है। और चीजें सीखने के लिए उनको एक एडवोकेट के अंडर काम करना पड़ता है जो उनको चीजें सिखाते हैं। और ये जो एडवोकेट्स होते हैं ये इन फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को जो सीखने आए हैं उनको डिसेंटली पे नहीं करते हैं। प्लस मान लीजिए वो जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है उसके ऊपर अगर स्टूडेंट लोन हुआ तो उसके लिए तो हार्डशिप और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और ये सारी चीजें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने भी ये चीज एक्नॉलेज की है। और इसके बाद जो तीसरी हार्डशिप है जो काफी ज्यादा क्रूशियल है वो है एक्सेस टू रिसोर्सेस। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रगल काफी ज्यादा होता है, पैसे नहीं आ रहे होते हैं, और जब पैसे नहीं आ रहे होते हैं तो उनको लीगल रिसोर्सेज प्रोक्योर करने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसे लीगल डेटाबेस हो गया। और इसके अलावा जो रिसर्च मटेरियल्स होते हैं, इसके अलावा और भी लीगल टूल्स होते हैं जो कि लीगल प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा एसेंशियल होते हैं। और क्योंकि उनके पास इन रिसोर्सेज के लिए लिमिटेड एक्सेस होता है तो इसकी वजह से उन्हें अपने क्लाइंट्स को हाई क्वालिटी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर भी पड़ता है। तो ये सारी कुछ हार्डशिप्स हैं जो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को फेस करनी पड़ती है। लेकिन अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा सवाल आता है और वो ये है कि क्या ये सब इतनी सारी हार्डशिप्स की वजह से आपको लिटिगेशन करने का आइडिया क्विट कर देना चाहिए? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिटिगेशन में देखिए रास्ता भले ही काफी ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन अगर आप सही से मेहनत करोगे, इसको टाइम दोगे, कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे, तो आपको लिटिगेशन में सक्सेस मिलने से कोई रोक भी नहीं सकता है। और जहां शुरुआती समय में बिल्कुल इनकम नहीं हो रही होती है, अगर आप टिक गए, आपने कंसिस्टेंटली मेहनत की, तो जब आपको सक्सेस मिलेगी ना तो पैसे का कोई हिसाब भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर लिटिगेशन करने की बात की जाए तो मेरी सजेशन यही होगा कि अगर आपको करना है तो आपको अपना मन मजबूत रखना होगा, आपको हार नहीं माननी है, कंसिस्टेंटली रहना है, डेडिकेटेड रहना है, और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और लिटिगेशन में भी कई सारे फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स ऐसे रह चुके हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से काफी सक्सेस अचीव की है लिटिगेशन में। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको भरत चुग का दे सकता हूँ। ये बहुत ही बड़े लॉयर हैं इस समय। इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ करी थी, आपने नाम जरूर सुना होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। और वहां से लॉ करने के बाद इन्होंने मात्र 21 की एज में अपना एनरोलमेंट करवा लिया था स्टेट में। इसके बाद इन्होंने लिटिगेशन किया कुछ साल, फिर लगा इन्हें कि नहीं मुझे जुडिशरी करनी चाहिए, तो इन्होंने दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम दिया। वहां पे इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर की और तब उनकी मात्र
23 इयर्स एज थी और ये अपने बैच में सबसे यंगेस्ट थे टू क्रैक दिल्ली जुडिशरी सर्विसेज। इसके बाद कुछ साल ये मैजिस्ट्रेट बने रहे, फिर इनको लगा कि नहीं मेरा पहला प्यार लिटिगेशन है, तो इन्होंने जुडिशरी छोड़ के फिर से स्विच कर लिया लिटिगेशन में और इस समय ये लिटिगेशन में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और इनके अलावा और भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है जो काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, बस आपको डेडिकेटेड रहना है और इस स्ट्रगल में हार नहीं माननी है। और इसके अलावा अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो और आप अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने वाले हो, तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर सकता हूं जिससे आपकी हार्डशिप इस लिटिगेशन के स्ट्रगल में कम हो सकती है। तो देखिए, पहली टिप तो ये है कि अगर आप लॉ स्कूल में हो तो आप पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आपको जज बनना है आगे चल के, या कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, या लिटिगेटर बनना है, मतलब प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद अगर आप ये चॉइस करते हो कि आपको एक लिटिगेटर बनना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप इंटर्नशिप करने जाना तब कॉर्पोरेट इंटर्नशिप को कम से कम प्रीफर करना। आप ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप करने की कोशिश करिए इन दोज फर्म्स जो लिटिगेशन फर्म्स हैं या ऐसे एडवोकेट्स जिनकी लिटिगेशन प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। दूसरी टिप ये है कि आप कनेक्शन बनाना स्टार्ट करिए। अब आप इस चीज का वेट ना करिए कि मेरा लॉ स्कूल खत्म हो जाएगा, जब मेरे पास डिग्री आ जाएगी तब मैं स्ट्रगल करना स्टार्ट करूंगा। आपको शुरुआत से ही स्ट्रगल स्टार्ट कर देना है। जब आप लॉ स्कूल में हो आप कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दो। आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हो या फिर कोई लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तीसरी टिप ये है कि ये जो आपकी लॉ की पढ़ाई है उसको काफी ज्यादा अच्छे से करना है। आपको आपके जो लीगल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको काफी अच्छे से मास्टर करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आप फिर कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहो या फिर आप लिटिगेशन में जाना चाहो या फिर जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करना चाहो, आपको हर जगह दिक्कतें फेस करने को मिलेंगी। और स्पेशली लिटिगेशन में आपके पास बाद में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप जाके लीगल कॉन्सेप्ट को फिर से स्क्रैच से पढ़ रहे हो। तो इसलिए जो आप कि लॉ स्कूल में पढ़ाई हो रही है उसको आप अच्छे से करना। इसके बाद जो टिप है वो है कि यू मस्ट ट्राई टू सीक मेंटरशिप। अब आप मेंटरशिप किसी से भी ले सकते हो, जैसे आपके प्रोफेसर्स हो गए जिनसे आपकी अच्छी बॉन्डिंग है। इसके अलावा जो एडवोकेट्स है जिनके अंडर आप इंटर्नशिप करने जाते हो आप उनसे भी मेंटरशिप सीख कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका जो लॉ स्कूल है उसके जो एलुमनाई हैं उनसे भी आप मेंटरशिप ले सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लिटिगेशन में अगर आगे बढ़ना है ना तो नॉलेज के मामले में आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। अब सेल्फिश मतलब मैं उस सेंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी का फायदा उठा लो, मतलब सेल्फिश मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके सामने कोई पर्सन है, उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है, तो आपको उससे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। आपको सीखने की जिज्ञासा रखनी है। आपको अगर कोई ऐसा पर्सन मिल रहा है जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है तो आपको उनसे नॉलेज लेनी है, उनसे चीजें सीखनी है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो अगर आप एक ऐसे लॉ स्टूडेंट हो जो अपनी फैमिली का फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने वाला है। और कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए लिटिगेशन में मुश्किलें होती हैं, लेकिन आप उसको ओवरकम कर सकते हो अगर आप सही टाइम पे मेहनत करना स्टार्ट कर दो। और अगर आपको लिटिगेशन में सक्सेस चाहिए तो इस सक्सेस की लड़ाई में लड़ाई लड़ने से ज्यादा लड़ाई में हार ना मानने की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और हार नहीं माननी है। तो इस वीडियो में यही सब था। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू क्लैट पॉइंट। थैंक यू।